नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज 2013-14 सेट के प्रश्न पत्र का दूसरा सत्र है और आज के सत्र में हम करने वाले हैं 50 प्रश्नों पर बातचीत जो 2013 और 14 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली है। बहुत ही सरल प्रश्न है। भाषा के सत्र हम अच्छी तरह से पूरे कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं कन्नौजी, अवधी, पूर्वी राजस्थानी या बुंदेली। तो आपको पता है पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी का नाम आता है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कन्नौजी, पूर्वी राजस्थानी और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला, स्वरों की संख्या 11 है। दूसरा, अनुस्वार का चिन्ह रखा गया है। तीसरा, चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार को स्वीकृति दी गई है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। तो दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो मानक हिंदी वर्णमाला बताई गई है उसमें स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अनुस्वार का चिन्ह भी रखा गया है, यानी ये दोनों कथन तो पूरी तरह से सत्य हैं। चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार को स्वीकृति दी गई है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और ये डी भी बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है और वो 4 हैं क्षत्र, ज्ञ और श्र। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। तो आंसर हमारा आएगा सी, क्योंकि यही असत्य कथन है। आगे चलते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी धारा से किस लिपि का विकास नहीं हुआ? ऑप्शंस हैं गुप्त लिपि, ग्रंथ लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि। तो दोस्तों देखिए, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपियों में से मानी जाती है और जितनी भी लिपियां उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में विकसित हुई उनमें से अधिकांश लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गुप्त लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी। अब ब्राह्मी की भी उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा दो अलग अलग हैं। दोनों धाराओं से अलग अलग लिपियां विकसित हुई। तो उत्तरी धारा से विकसित लिपि है गुप्त लिपि। ग्रंथ लिपि दक्षिणी धारा से विकसित है। कुटिल लिपि और शारदा लिपि ये दोनों भी उत्तरी धारा से विकसित हैं। कुटिल लिपि जो है उसे सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है और इसका प्रयोग नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में होता था। शारदा लिपि उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती थी। गुप्त लिपि उत्तर भारत में थी। गुप्तों के शासनकाल में संस्कृत भाषा लिखने के लिए, क्योंकि गुप्तों की अगर आपकी जानकारी में हो कि गुप्त शासकों ने अपनी राजभाषा संस्कृत रखी थी और संस्कृत में ही सारा कार्य संपन्न होता था। तो उस स्थिति में वो जो संस्कृत उस समय लिखी जाती थी वो गुप्त लिपि में लिखी जाती थी। तो उत्तर भारत की गुप्त लिपि हुई। तो इस प्रकार कौन सी लिपि ऐसी है जो उत्तरी धारा से विकसित नहीं है? वो है ग्रंथ लिपि। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें राजभाषा का प्रावधान है? यह भी हम राजभाषा से संबंधित सत्र में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। विकल्प है 243 से 251, 352 से 360, 343 से 351 और 153 से 162। तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही है। 343 से 351 अनुच्छेदों में यह बात कही गई है, प्रावधान राजभाषा से संबंधित दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण का कार्य सबसे पहले किसने किया? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को संभवतः आता ही होगा। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण देने का कार्य संपन्न किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं
कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है और उनका आपस में क्या संबंध है, इससे संबंधित प्रश्न है ये। तो कथन ए है, काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और समान प्रवृत्ति ही होती है। दूसरा कथन है, नामकरण की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः द्योतन कर सके। उपर्युक्त कथन ए एवं बी के बारे में निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, पहले हम इन दोनों कथनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले कथन में यह कहा गया है कि जिस काल विशेष में एक समान प्रवृत्तियों वाला साहित्य लिखा जाए, लगभग अधिकांशतः, तो उसे ही काल विभाजन का आधार माना जाना चाहिए। यानी समान प्रकृति, समान प्रकृति का मतलब हुआ समान विशेषताएं साहित्य में, साहित्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, और समान प्रवृत्ति जहां हो, साहित्य का स्वभाव एक जैसा हो, साहित्य की विशेषताएं एक जैसी हो, तो उसके आधार पर ही, उस समय विशेष के आधार पर ही काल विभाजन किया जाना चाहिए। यानी काल विभाजन का आधार साहित्य की प्रकृति और साहित्य के गुणों को बताया जा रहा है। दूसरा है, नामकरण की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः द्योतन करे। यानी जब भी हम किसी काल का नामकरण करें तो उसके द्वारा उस काल विशेष की सारी विशेषताएं उस नामकरण से ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। यह दूसरे कथन में कहा गया है। और ये दोनों ही कथन अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसका आधार समान प्रकृति और समान प्रवृत्ति है। और नामकरण के द्वारा हम ये सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि किस प्रकार का साहित्य इस काल में लिखा जा रहा होगा। जैसे भक्ति काल नामकरण से सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि इस समय भक्ति साहित्य लिखा गया होगा। रीति काल नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय रीति ग्रंथों की रचना की गई होगी। तो इस प्रकार ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अब विकल्पों पर नजर डालते हैं। ए और बी दोनों कथन सही हैं। ए गलत और बी ये सही है। बेटा सही कर लेंगे इसको, सही कथन है। कथन ए कथन बी की व्याख्या है। ए और बी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक कथन काल विभाजन से संबंधित है और दूसरा नामकरण से। तो ऐसी स्थिति में एक कथन दूसरे कथन की व्याख्या तो हो ही नहीं सकता। तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सरहपाद का अन्य नाम भी मिलता है। शांतिपा, राहुल भद्र, जोइंदू और कण्हपा। तो दोस्तों सरहपा सिद्ध थे और आदिकाल की सिद्ध परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आता है, और उनका एक और नाम आता है राहुल भद्र। ये सभी सिद्ध हैं दोनों, शांतिपा और कण्हपा। इनकी गणना भी 84 सिद्धों में की जाती है। लेकिन जोइंदू आदिकाल की जैन परंपरा के कवि हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, यानी सरहपाद का एक अन्य नाम राहुल भद्र भी प्रचलित है। आगे चलें। परमाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहा क्योंकि विकल्प है, यह लोक गेय काव्य था, तत्कालीन शासकों ने इसमें परिवर्तन करवाए थे, जगनिक ने स्वयं इसे बदल दिया था, इसकी 7 प्रतियां मिलती हैं। तो दोस्तों देखिए, परिवर्तन किसी भी रचना में कब होता है? समय के प्रभाव के साथ, जबकि वो लोक में बहुत अधिक प्रचलित होती है। तो जब लोक में प्रचलित होती है तो समय के बदलाव के साथ उसमें प्रक्षिप्त अंश जुड़ते जाते हैं और उसके स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है। कोई भी लेखक अपने स्वयं की रचना को बहुत ही कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी बदलता है। तो ये कथन अपने आप में असत्य है। इसकी 7 प्रतियां मिलती हैं, इससे ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि इन प्रतियों के मिलने के कारण परमाल रासों के आकार में और उसकी भाषा में परिवर्तन आया। तो ये कथन भी यहां असत्य है। तत्कालीन शासकों का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी रचनाकार की कृति को परिवर्तित कर सके। तो ये कथन भी असत्य है। ये तीनों कथन असत्य हैं। केवल और केवल कथन ये है कि यह लोक गेय काव्य था, यानी लोक में प्रचलित था गीतों के रूप में। ऐसी स्थिति में इसमें काल के विकास क्रम के साथ साथ बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश जुड़ते गए और इसके आकार में तो परिवर्तन हुआ ही समय के साथ, क्योंकि भाषा का स्वभाव है अपना रूप बदलना, तो भाषा में भी बदलाव होता गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, रोडा कृतादिकाल की शिलांकित रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर या वसंत विलास। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम आदिकाल के साहित्य पर अच्छी चर्चा कर चुके हैं और इस राउलवेल नामक जो शिलांकित कृति है उसके रचनाकार हैं रोडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, इस्तवार दलाल लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी
के प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प हैं 1839, दूसरा 1847, तीसरा 1871, चौथा 1882। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस ग्रंथ का इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का पहला भाग प्रकाशित हुआ 1839 में, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1847 में और तीसरा भाग प्रकाशित हुआ 1871 में। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल है ये दोस्तों, रमाशंकर शुक्ल और बच्चन सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया था रामकुमार वर्मा ने, संधि काल और चारण काल। तो संधि काल नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बीसलदेव रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य है? ए श्रृंगार रस प्रधान, बी करुण रस प्रधान, सी आध्यात्मिकता प्रधान, सी आध्यात्मिकता प्रधान और डी नीति प्रधान। तो बीसलदेव रासो एक ऐसा रासो ग्रंथ है, बाकी सभी रासो ग्रंथ अधिकांशतः वीर काव्य हैं, वीर रस प्रधान है, लेकिन बीसलदेव रासो एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और इसकी कथा चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ और राजमती के प्रेम और वियोग की कथा है। राजमती का विरह वर्णन यहाँ बहुत अधिक मार्मिक शैली में नरपति नाल इसके लेखक हैं, उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बी मुंशी देवी प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो है श्याम सुंदर दास। 1905 में श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ का संकलन किया था, यानी पृथ्वीराज रासो का संकलन किया था। ये तथ्य भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, प्रमुख आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 16, डी 6। तो दोस्तों पहली बात तो आलवार वैष्णव, दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे और इनकी संख्या मानी गई है 12, और जो नयनार थे वो शैव थे। ये दोनों दक्षिण भारत के संत माने जाते हैं। रोकना। तो दोस्तों वैष्णव संतों की संख्या यानी आलवारों की संख्या 12 मानी गई है, और नयनार आपकी जानकारी के लिए बता दूं इनकी संख्या 63 मानी गई है। नयनार 63 थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, आंसर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्त कवि नहीं है? ए नाभादास, बी ईश्वरदास, सी अग्रदास और डी दामोदर। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों राम भक्त कवि हैं, केवल दामोदर कृष्ण भक्त कवियों में गिने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? ए रूपमंजरी, बी आखिरी कलाम, सी अखरावट और डी कहरनामा। तो आखिरी कलाम, अखरावट और कहरनामा ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। रूपमंजरी जायसी की रचना नहीं है बल्कि नंददास की रचना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी शाह आलम प्रथम। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रहीम अकबर के समकालीन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि के रूप में मान्य है? विकल्प है मधुकर कवि, शालिभद्र सूरी, चंद बरदाई या अमीर खुसरो। तो सभी जानते हैं बहुत सरल प्रश्न है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो ने आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली में रचनाएं करना प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से निर्गुण संत काव्यधारा का कवि नहीं है? दादू दयाल, सींगा, रैदास और नागरीदास। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दादू दयाल, सींगा और रैदास ये तीनों ही निर्गुण संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। दादू दयाल का संबंध राजस्थान से है, आप सभी जानते हैं। सींगा का संबंध मध्य प्रदेश से है और रैदास का संबंध उत्तर भारत से है, यानी काशी मान लीजिए आप। और नागरीदास एक कृष्ण भक्त कवि थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत किसकी रचना है? विकल्प है सूरदास, नंददास, रसखान और छीत स्वामी। दोस्तों सबसे पहले ये एक विवादास्पद प्रश्न है, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भ्रमर गीत नाम पर अगर जाएं तो भ्रमर गीत शीर्षक से रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, लेकिन नंददास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग को आधार बनाकर रचना की, जिस कृति का नाम है भंवर गीत। इसलिए इस प्रश्न पर आरपीएससी में उस समय काफी विवाद हुआ था। तो यहां पर क्योंकि भ्रमर गीत किसकी रचना है, एक पुस्तक के विशेष के विषय में पूछा गया है, तो हमारी दृष्टि में ए विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन अगर भ्रमर गीत परंपरा शब्द और जुड़ा होता तो और भी अधिक विवाद बढ़ जाता, और क्योंकि नंददास के द्वारा भी भ्रमर गीत प्रसंग, क्योंकि नंददास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग को आधार बनाकर भंवर गीत नाम का काव्य लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कवित्त रत्नाकर और डी कीर्ति पताका। तो दोस्तों पदावली, विद्यापति की पदावली तो बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर पाठ्यक्रम में भी होती है, आप सभी जानते हैं। तो पदावली विद्यापति की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की है, कीर्ति पताका विद्यापति की है, लेकिन कवित्त रत्नाकर विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि सेनापति की रचना है। रीतिकाल के कवि सेनापति ने कवित्त रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति इनमें से किस कवि ने किसके सामने कही? पहली बात तो यह कि यहां पर कई जगह पर भक्तन की जगह संतन शब्द भी मिलता है, तो ये भी आप अपनी जानकारी में रख लें। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये भी मिलती है पंक्ति, और भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये भी मिलती है। अब ये विकल्प देखिए, कुंभन दास ने अकबर के सामने, चतुर्भुज दास ने बाबर के सामने, कुंभन दास ने जहांगीर के सामने, या फिर मीरा ने अकबर के सामने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुंभन दास ने अकबर के सामने ये कथन कहा, ये पंक्ति कही थी। ये पूरी पंक्ति इस प्रकार है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। जिसका अर्थ है कि संतों को सीकरी यानी महलों से, शानु शौकत से, विलासिता की सामग्री से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे अगर किसी सम्राट के फेर में भी पड़ते हैं तो बार बार राज दरबार तक आने जाने में उनकी पन्हिया यानी उनके जूते अवश्य टूट जाते हैं, और वे उस शान शौकत और वैभव के फेर में पड़कर राम का नाम लेना ही भूल जाते हैं। तो ये कथन, ये पंक्ति कुंभन दास ने अकबर के सामने कही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, वेली कृष्ण रुक्मिणी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? पृथ्वीराज भक्तिकाल, पृथ्वीराज रीतिकाल, पृथ्वीराज आदिकाल, परमानंद दास भक्तिकाल। तो दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मिणी ये जो ग्रंथ है, ये जो काव्य है, ये पृथ्वीराज भक्तिकालीन कवि पृथ्वीराज के द्वारा लिखा गया, और ये पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि पृथ्वीराज राठौड़ हैं, इनके द्वारा भक्तिकाल में ये काव्य लिखा गया, और इसका रचनाकाल संभवतः 1580 के लगभग माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतिराम, ललित ललाम, भूषण छत्रसाल दशक, घनानंद इश्कलता, पद्माकर अलंकार कलानिधि। तो दोस्तों ये तीनों पूरी तरह से सही हैं, लेकिन पद्माकर के द्वारा रचित कृति नहीं है अलंकार कलानिधि, ये कलानिधि नाम के एक अन्य कवि हुए थे, उनके द्वारा रचित कृति है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, बिहारी निम्नांकित में से किस श्रेणी के कवि हैं?
ए आचार्य कवि, बी नाथ कवि, सी श्रृंगारी कवि या रीतिमुक्त कवि। तो दोस्तों देखिए, रीतिमुक्त कवियों में गणना हम नहीं करते बिहारी की। श्रृंगारी कवि बिहारी हैं क्योंकि बिहारी के काव्य में प्रधान रस श्रृंगार रस है और उसके साथ भक्ति और नीति के दोहे भी मिलते हैं, लेकिन प्रधानता श्रृंगार की है, इसलिए उन्हें श्रृंगारी कवि के रूप में जाना जाता है। वैसे वे रीति काल की रीति सिद्ध परम काव्य धारा के कवि हैं। लेकिन क्योंकि यहां विकल्पों में रीति सिद्ध नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम सही विकल्प मानेंगे श्रृंगारी कवि। नाथ संप्रदाय से बिहारी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय आदिकाल से संबंधित है और आचार्यत्व से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कवियों और उनके आश्रयदाताओं में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प है देव आजम शाह, बिहारी भवानी सिंह, पद्माकर महाराणा भीम सिंह और भूषण छत्रसाल। तो देखिए दोस्तों, देव आजम शाह के आश्रय में थे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बिहारी भवानी सिंह के आश्रय में नहीं थे, बल्कि मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में थे। पद्माकर महाराणा भीम सिंह के आश्रय में थे और भूषण छत्रसाल के, ये बिल्कुल कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ हुआ 1850 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में और 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका थी ये। और इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरस्वती पत्रिका 1903, उदंत मार्तंड 1826, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और जगत समाचार 1869। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। ये सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष के द्वारा शुरू की गई थी। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर के द्वारा शुरू किया गया और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। और जगत समाचार जो है वो आगरा से प्रकाशित एक पत्र था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, क्योंकि यही युग्म सुमेलित नहीं है। 1903 के स्थान पर 1900 होना चाहिए था। आगे चलें। द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए विकास काल, बी प्रगति प्रयोग काल, सी जागरण सुधार काल, डी रहस्य काल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है द्विवेदी युग को। उत्तर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? पंचवटी, यशोधरा, साकेत या वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है और ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा रचित कृति है गर्भरंडा रहस्य और इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ बी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर और परिमल। हम पढ़ चुके हैं निराला का सत्र। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों कृतियां जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, लेकिन परिमल के रचनाकार हैं निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, कौन सी रचना पंत रचित महाकाव्य है? लोकायतन, युगवाणी, युगांत और ग्राम्या। तो देखिए, चारों कृतियां, सबसे पहली बात काव्य कृतियां हैं पंत के द्वारा रचित। युगवाणी, युगांत और ग्राम्या ये उनके कविता संग्रह हैं, ये उनका महाकाव्य है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर गांधीवाद का प्रभाव है? आप ध्यान में रख लेंगे, लोकायतन पर
गांधीवाद का प्रभाव है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। आगे चलें। कौन सा काव्य हरिवंश राय बच्चन रचित नहीं है? मधुबाला, मधुशाला, मधुमालती या मधुकलश? तो दोस्तों मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रची गई, लेकिन मधुमालती हरिवंश राय बच्चन के द्वारा नहीं बल्कि सूफी काव्यधारा के कवि मंझन के द्वारा लिखी गई कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न। धर्मवीर भारती के गीत संकलन का नाम है नाव के पांव, पक गई है धूप, ठंडा लोहा और बनपाखी सुनो। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन चारों कृतियों में से केवल ठंडा लोहा ही एकमात्र धर्मवीर भारती के द्वारा रचित कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अज्ञेय, सांप, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, निराला, कुकुरमुत्ता, श्री नरेश मेहता, कनुप्रिया। इधर ये रचनाओं के नाम हैं और खास तौर पर ये सांप, गीत फरोश, कुकुरमुत्ता ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कविताओं के शीर्षक हैं और कनुप्रिया एक काव्य है, गीति नाट्य है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। श्री नरेश मेहता ने कनुप्रिया की रचना नहीं की, बल्कि यह है धर्मवीर भारती के द्वारा रचित कृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुरानी जूतियों का कोरस, मुक्तिबोध, क से कबूतर, कुमार विकल, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल, महावृक्ष के नीचे, शमशेर। तो दोस्तों देखिए इनमें सुमेलित युग्म है सी। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र नामक जो रचना है वो धूमिल के द्वारा लिखी गई। पुरानी जूतियों का कोरस इसके लेखक हैं नागार्जुन, और महावृक्ष के नीचे के लेखक हैं अज्ञेय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होता है सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है हिंदी अनुशीलन, भाषा, समीक्षा और आलोचना। तो दोस्तों हिंदी अनुशीलन एक ऐसी पत्रिका है जो भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित होनी शुरू हुई। 1947 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और ये एक शोध पत्रिका है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सर्वप्रथम इसका संपादन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न। दो रचनाकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान, गली आगे मुड़ती है या अंधेरे के विरुद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान एक ऐसी कृति है जिसे राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों पति पत्नी हैं, तो उनके द्वारा सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से यह उपन्यास लिखा गया एक इंच मुस्कान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी उपन्यास किसी महिला उपन्यासकार द्वारा लिखे गए हैं? ए आपका बंटी, मछली मरी हुई, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, हजार घोड़ों का सवार, बेघर, सोया हुआ जल। तो देखिए दोस्तों आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, लेकिन मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। तो ये विकल्प तो असंगत हो गया, क्योंकि यहां पर महिला उपन्यासकार एक है और एक पुरुष उपन्यासकार है। 55 खंबे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका ये दोनों उपन्यास उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखे गए हैं, यानी दोनों उपन्यास महिला उपन्यासकार के द्वारा लिखे गए हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चित्त कोबरा जो उपन्यास है वो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है, एक महिला है, लेकिन हजार घोड़ों का सवार ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखा गया है। बेघर उपन्यास ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक महिला उपन्यासकार है, लेकिन सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कथन प्रतीक के संदर्भ में गलत है? प्रतीक आप सभी जानते हैं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं अपने सत्रों में, जिन शब्दों के द्वारा
सामान्य अर्थ जिनका कुछ और होता है, लेकिन कवि या साहित्यकार उनका प्रयोग किसी अन्य सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए करता है, जिससे कि उसकी भाषा में भावाभिव्यंजकता का समावेश होता है और उसका जो कथ्य है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उन्हें प्रतीक कहते हैं। अब प्रतीक के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? प्रतीक सर्वदा अपने से इतर संकेत देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतीक जो है उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन सांकेतिक अर्थ कुछ और होता है। कथन बिल्कुल सही है। प्रतीक सादृश्य से आगे भावना जगाने का काम करता है, यह भी सही है। सादृश्य का अर्थ है समानता। जब भी कभी कोई साहित्यकार किसी प्रतीक का चयन करता है तो कोई ना कोई समानता देख करके ही चयन करता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन उस समानता के आगे भी प्रतीक कई अनेक नए अर्थों का बोधक बनता है, तो ये कथन भी सही है। प्रतीक द्वारा अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है, यानी जो तत्व हमें दिखाई नहीं देता, प्रतीक उन तत्वों की ओर भी संकेत करता है, यानी उन भावनाओं को भी संकेतित करता है। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। प्रतीक शब्द का चित्र उपस्थित करता है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शब्द चित्र प्रस्तुत करने का कार्य काव्य में या साहित्य में बिंब करते हैं, प्रतीक नहीं। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, मिथक के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं होता? पुराख्यान, पुराकथा, सत्यकथा या धर्मगाथा। मिथक क्या होते हैं दोस्तों? आधुनिक साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है मिथकों का प्रयोग। मिथक होते हैं कोई भी पुराने पौराणिक संदर्भ को आधार बनाकर उसे नए आधुनिक संदर्भ से जोड़ते हुए जब कभी कोई भी कवि या कोई साहित्यकार कोई रचना करता है तो उसे मिथक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुंवर नारायण की आत्मजयी को ले सकते हैं। इसमें मिथक का प्रयोग किया गया है। नचिकेता का प्रसंग एक मिथक के रूप में प्रयोग किया गया है और उसे आधुनिक संदर्भ से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये तो हुई मिथक की बात। अब इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मिथक के पर्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? वो है सत्यकथा, क्योंकि मिथक को पुराख्यान, पुराकथा और धर्मगाथा तीनों शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, लियोतार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकता से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? इसकी कला में संगति नहीं है, टोटैलिटी नहीं है, बिखराव होता है, अन्विति होती है। तो दोस्तों, लियोतार्ड ने उत्तर आधुनिकता का जो खांचा खींचा है, जो विश्लेषण किया है, उसमें यह बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बताया है कि उसकी कला में संगति नहीं होती, यानी तालमेल नहीं होता। टोटैलिटी का अर्थ होता है समग्रता, संपूर्णता। संपूर्णता नहीं होती, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसमें बिखराव होता है, क्योंकि समग्रता या संपूर्णता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि बिखराव तो होगा ही। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन अन्विति होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, देरिदा की पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, बीइंग एंड टाइम, द डेथ ऑफ द ऑथर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देरिदा की पुस्तक का नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, तो इसका उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, द्रग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। बिहारी का दोहा है, हम पढ़ चुके हैं बिहारी के सत्र में। और इसका छोटा सा अर्थ मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जब भी कभी नायक और कवि कह रहे हैं कि नायक और नायिका के जब नेत्र मिलते हैं, द्रग उरझत आपस में नेत्र मिलते हैं, टूटत कुटुम तो उनके जो परिवार हैं वो टूट जाते हैं। उलझना और टूटना, ठीक है, ये कहां हो रहा है? नायक नायिका के नेत्रों में तो उलझाव हो रहा है, यानी ये कार्य उलझने का कहीं और संपन्न हो रहा है। कुटुंब के टूटने का कार्य कहीं और संपन्न हो रहा है। जुरत चतुर चित प्रीत, और जो चतुर लोग हैं उनके चित्त में प्रेम का भाव जुड़ जाता है। वो काम चतुर चित्तों के, यानी ये कार्य कहीं और हो रहा है। और परत गांठ, लेकिन जो दुर्जन मनोवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में उनके प्रेम भाव को देख करके गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ने का काम कहीं और हो रहा है, यानी कार्य कहीं और हुआ है द्रग उरझने का, लेकिन बाकी उसके सारे परिणाम के रूप में जो कार्य है वो कहीं और संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान, अन्योक्ति, असंगति और वक्रोक्ति में से यहां पर असंगति अलंकार है। ये दोहा असंगति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न,
विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव की पंक्ति है, रीतिकाल के कवि केशव। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, व्याज स्तुति, संदेह या अत्युक्ति? तो देखिए इसको पढ़ते हैं। गोदावरी नदी की चर्चा यहां पर की जा रही है। विष का अर्थ वैसे तो जहर होता है, सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर विष का अर्थ क्या है? जल। विष का एक अर्थ जल भी होता है, वह यहां उसका प्रयोग किया गया है। तो यहां इस पंक्ति में क्लिष्टत्व दोष है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। विषमय यह गोदावरी, कवि कह रहे हैं कि यह गोदावरी विष से युक्त है, यानी उसका जल विष से युक्त है, लेकिन यह अमृत के समान सुंदर फल प्रदान करती है। तो विष और अमृत, विषमय होते हुए भी अमृत के समान फल देने वाली है। इसमें दो विरोधी स्थितियों का चित्रण यहां पर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसमें अलंकार है विरोधाभास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, अर्ध कथानक क्या है? बनारसी दास जैन की आत्मकथा, गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी, राम नरेश त्रिपाठी की आत्मकथा या परमानंद की आत्मकथा? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मकथा वाले सत्र में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। बनारसी दास जैन की आत्मकथा का नाम है अर्ध कथानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है उत्तराखंड के पथ पर, मेरी यूरोप यात्रा, दक्षिण पार या मेरी इंग्लैंड यात्रा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्त का नाम है मेरी यूरोप यात्रा। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त बंगाल का अकाल, शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, महादेवी वर्मा पथ के साथी और नगेंद्र नए पुराने झरोखे? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष सभी रचनाएं इन्हीं लेखकों के, साहित्यकारों के द्वारा रचित हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित कृति नहीं है नए पुराने झरोखे। यह हरिवंश राय बच्चन की कृति है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमत्त गजों के झुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। इन पंक्तियों में काव्य रीति है। रीतियां तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। और जहां पर क्लिष्ट पदों का प्रयोग होता है, कानों में चुभने वाले वर्णों का प्रयोग होता है, वहां पर गौड़ी रीति होती है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने एक और सेट का 2013-14 का जो प्रश्न पत्र था उसको हल किया और उसके माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, मजबूत किया। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये सत्र भी अन्य सत्रों की तरह आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत सारा आपको आशीर्वाद, आपका पथ प्रशस्त हो, आपको अपने एग्जाम में सफलता मिले। नमस्कार।